अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। सेहत सबके लिए में हर हफ्ते हम हर किस्म की बीमारी की बात तो करते ही आए हैं। अपनी जिस्मानी सेहत, जहनी सेहत, सबका इन डिटेल हम डिस्कशन और एनालिसिस भी करते हैं। ऑनलाइन क्लिनिक भी होता है। लेकिन हमारी जहनी सेहत का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि हमारी सेल्फ इस्टीम, हम अपने बारे में किस तरह महसूस करते हैं, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारी जमालियात के साथ, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस के साथ, कि हम दिखते कैसे हैं, हमारे बाल कैसे हैं, हमारा फेस सही लग रहा है कि नहीं, हमारा जिस्म कैसा है और दूसरे को हम कैसे नजर आ रहे हैं। हमारे पर्सनल रिश्तों में और हमारी जॉब पे या जितनी भी जगहों पे हम जाके इंटरेक्शन करते हैं, उसमें जो पहली चीज अगले को मुतासिर करती है आपके इखलाक से पहले, वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारा एक्सटर्नल जो है वो अपीयरेंस है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना बात करें, सर्दियां भी हैं और बहुत सारी शादियां भी आजकल हो रही हैं, बहुत इवेंट्स हो रहे हैं, नया साल भी आने वाला है। तो अगर किसी को अपने झड़ते हुए बाल या अपनी खराब होती हुई अपीयरेंस जो है वो तंग कर रही है, तो वो आज का प्रोग्राम जरूर देखें। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे। और आज हमारे साथ मौजूद जो डॉक्टर, वो एस्थेटिक फिजिशियन है, हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, लेजर्स में भी रखते हैं महारत। तो हम बात करते हैं डॉक्टर सैयद गुलाम अब्बास शाह साहब से। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो बताइए, सबसे पहला इंप्रेशन तो यही होता है, जो भी दुल्हन भी आती है ना, वो कहती है भाई मेरे जो दूल्हा है वो गंजा है या उसके बाल गिर रहे हैं। और बहुत सारे लड़के भी आते कहते हैं शादी होने वाली है, बाल गिर रहे हैं। कुछ वैसे ही हमारी हरकत और सकनात आजकल ऐसी, इतने स्ट्रेस में हम रहते हैं कि बाल सारे झड़ जाते हैं। तो ये जो बाल झड़ना है और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट का स्पेसिफिकली ऑप्शन है, जिसके लिए आज से पहले लोग टर्की भागते थे, ईरान भागते थे, अब वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो किस तरह से क्या क्या ऑप्शंस हैं हेयर ट्रांसप्लांट की, कौन सही कैंडिडेट है कौन नहीं, इस पे बात करें। जी, उसमें पहले शुक्रिया, आपने जो आपके क्वेश्चंस हैं, पहले तो हम देखते हैं कि बाल झड़ने स्टार्ट हुए हैं या फिर बाल झड़ चुके हैं। अगर जिनके स्टार्ट हुए हैं उनके लिए तो बेस्ट ट्रीटमेंट PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो हम उनका ब्लड लेते हैं और उसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके उसके बाद उनके सर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उससे काफ़ी हद तक उनका जो हेयर फॉल है वो रुक जाता है। दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं कि ये परमानेंट है। परमानेंट भी से कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक उसे आपका जो हेयर फॉल है या जो गंजपन है उसे वो डिले कर देगा, यानी कि 2-4 साल उसे डिले कर दो, 2-4 साल बाद उसे आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अब वो लोग आगे जिनका ऑलरेडी बाल गिर चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनके बाल दोबारा आ जाएं। पहले लोग विग की ऑप्शन की तरफ जाते थे, लेकिन विग ज़ाहिर है एक अननेचुरल चीज़ लगती है और वो लोगों को शरई मसाइल भी होते हैं कि उसमें वज़ू भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वही सारी चीज़ें। तो उसके बाद एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन जो इस सारी एस्थेटिक्स में आई वो हेयर ट्रांसप्लांट है। तो आज से पहले तो पाकिस्तान में जो कर रहे थे वो FUT, आज से 10 साल पहले जो कर रहे थे कि वो एक चिप निकालते थे और उसके ज़रिए बाल को पैवंदकारी होती थी। अच्छा, ये जो फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसफर था, जिसमें कि एक पूरा का पूरा पैच निकाल दिया जाता था और वो पैच किसी ऐसी जगह पे होता था जहां बाल होते थे और फिर वो दूसरी जगह पे उसको स्टिच कर दिया जाता था। अब उसकी कंपैरिजन करें जो आपकी वो है उसके आज से 10 साल पहले लोग इसीलिए टर्की को प्रेफर करते थे कि उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी चीज़ निकाली और उसमें लोग पूरी दुनिया से उनके पास जाना शुरू हो गए, जिससे उनकी अपनी इकॉनमी भी बहुत बेहतर होगी, क्योंकि ज़ाहिर सारे लोग आ रहे हैं और वहाँ पे वो ट्रांसप्लांट कर रहे थे और कॉस्ट भी उनकी कंपैरेटिवली अमेरिका से या कनाडा से उनकी कम थी। लेकिन फॉर्चुनेटली उसके बाद पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं वैसे भी वो पूरी दुनिया में लीडिंग रोल रखते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान में ये सर्विस देना शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे दुनिया से लोग यहाँ पाकिस्तान में आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाने के लिए। अच्छा, हम जो नई टेक्नोलॉजी की बात करें, FUE जो है, अब जो T नहीं है और E, तो उसमें जो डिफरेंस है और जो किस तरह से वो बेहतर है पिछले वाले से, स्कार नहीं है, नहीं निकलता, पेनलेस है, कितनी देर लगती है, पूरे इस प्रोसीजर को, इसकी प्री केयर, इसकी पोस्ट केयर, स्पेशली क्योंकि कई केसेस में इन्फेक्शन वगैरह का भी बहुत ज़्यादा डर होता है, तो इनको प्लीज़ इन डिटेल जो है आप एक्सप्लेन करें एग्जैक्टली व्हाट इज़ हेयर ट्रांसप्लांट एंड हाउ यू गो अबाउट इट। बेसिकली जो FUT था उसमें पहले चिप निकालते थे और वो चिप जहाँ से निकालते थे उस जगह स्टिचिंग होती थी और वो डेफिनेटली स्कारिंग, उसके बाद उसकी रिकवरी जो है वो 2-3 हफ्ते उसकी रिकवरी लग जाती थी और देन इन्फेक्शन के ऑब्वियसली चांसेस, क्योंकि वो एक कट लगा हुआ है तो एंटीबायोटिक खानी पड़ती थी, वो सारे प्रोसीजर। उसके बाद जो FUE आया उसमें है कि ये चीज़ें नहीं हैं,
उसका अपना एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है जो एक एक बाल करके निकालते हैं और वही आगे एक एक बाल फ्रंट पे वो लगाते रहते हैं। नॉर्मली एक पर्सन में एक 3500 या 4000 ग्राफ्ट जो हैं वो लगते हैं और एक ग्राफ्ट में 2-3 बाल होते हैं जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम सिटिंग में हो जाता है। कोई कितने घंटे लगते होंगे? 7-8 घंटे लग जाते हैं एक सिटिंग में? डिपेंड करता है। एक ही सिटिंग में नॉर्मली जो हम करते हैं वो फ्रंट या हाफ ऑफ जो स्कैल्प है या हेड है जो उसका तो हम एक ही सिटिंग में करते हैं। लेकिन सम टाइम होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेड 7 बाल्डनेस जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बाल्डनेस हो गई है तो उसमें हम 2 सेशंस पे चले जाते हैं। लेकिन 90% लोगों का एक ही सिटिंग में हो जाता है और ये तकरीबन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। 6 to 10 आवर्स लगते हैं इसको प्रोसीजर ठीक है, पहले हम कॉलर ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं आकिल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बताइए। मेरा इशू ये है कि काफी अरसे से मेरे बाल गिर रहे हैं और अब तो ऊपर वाला प्लास्टिक खाली हो चुका है तकरीबन। बिल्कुल खाली हो गया है। ज्यादा नहीं गिरे हैं, नहीं मतलब काफी हैं। अच्छा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पीआरपी करवा दूं, तो इस हवाले से मैं जानना चाह रहा था कि एक तो बगैर पीआरपी के हम कोई ऑयल वगैरह या फिर कोई सा फूड वगैरह इस्तेमाल करके इसको कैसे रोक सकते हैं हेयर फॉल को, और उसके अलावा ये क्या बालों को छोटा रखने से बाल गिरना रुक जाते हैं, ये हकीकत है कि नहीं? दूसरा, ऑयल इस्तेमाल करने से क्या बाल ग्रो करते हैं? क्योंकि अक्सर हम किसी भी हेयर कटर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये वाला ऑयल इस्तेमाल कर लें, ये बेहतर रहेगा और इस तरह कर लें। अच्छा, आप अपनी उम्र बता दीजिए। मेरी 30 उम्र है। और दूसरा ये बताइए, आपकी फैमिली में किसी और को गंजपन है? आपके फादर? मतलब काफी एज के बाद हाँ फैमिली में बाल गिर जाते हैं। और दूसरा, जहाँ से आपके बाल गिरे हैं वहाँ पे आपको कोई मसाम दिखता है बाल वाला या बिल्कुल चिकना है आपकी जो स्कैल्प है? थोड़ी खुश्की रहती है बालों में। खुश्की की बात नहीं कर रही मैं पूछ रही हूँ मसाम दिखता है जहाँ से बाल निकलता है ना, एक पोर होता है, वो आपको नजर आता है फॉलिकल, या सिर्फ चिकना है? नॉर्मल। अच्छा चलें, ठीक है। एनीवेज, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। जी डॉक्टर साहब, अब ये है कि ये तो बड़े आइडियल कैंडिडेट हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, तो आप इनको बताइए, समझाइए। इन्होंने जो बात की पहले उससे स्टार्ट करते हैं कि फूड किस फूड से रोका जा सकता है। तो आजकल जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सीजनल फूड्स आपको या फ्रूट्स खाने चाहिए आपको सीजनल। जिस तरह आजकल अनार है उसमें विटामिन एच होता है जो कि वेरी बेनिफिशियल फॉर हेयर, और डेफिनेटली आपको इस सर्दी के मौसम में तो एग्स वगैरह विटामिन ई विटामिन डी खाना चाहिए, विटामिन ई, नट्स खाइए, ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसमें। अच्छा, आप तेलों पे आए। तेल बहुत अच्छा उसमें है कि लोगों का एक तो ये होता है कि बाल वो शेव करवा लें और छोटे रख लें, और ऑयलिंग डेफिनेटली अफेक्ट करती है, लेकिन आपके जहाँ पे ड्राइनेस होगी तो उसको जगह को वो जो एक उस पे आ रही है कि खुश्की आ जाती है और अकड़ाव आ जाता है स्कैल्प के अंदर, तो वो अकड़ाव और खुश्की जो आ रही है वो उस ऑयल से बेहतर हो जाएगी। ऑयल्स में भी आप जरा थोड़ा सा स्पेसिफाई कीजिए कि सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, कौन सा तेल ज़्यादा बेहतर है? अगर मैं रिकमेंड करूँ तो नारियल का ऑयल जो है वो थोड़ा सा ड्राई लुक भी देता है वो। और दूसरा ये कि जहाँ पे वो स्कैल्प का अगर थोड़ा बहुत इशू आ रहा है कि कोई इन्फ्लेमेशन आ रही है, यानी कि सोजन आ रही है या सुर्खी आ रही है, तो वो वहाँ पे बड़ा इफेक्टिव रहता है कोकोनट ऑयल जो है। लेकिन आपने मालिश ना यूं करनी है, यूं रगड़ करके मालिश नहीं करनी, क्योंकि ऐसे मालिश करते हैं ना तो वो जो बाल रहता है वो भी उड़ जाते हैं, तो इसलिए वो जोर से नहीं करनी, इतनी करनी है कि आपका जो मसाम है उन तक वो ऑयल पहुंच जाए। दूसरा ये एक मसाम वो खुल जाए। तीसरा ये कि उनकी ब्लड सर्कुलेशन हमने बेसिकली बाल करनी होती है, थोड़ा सा मसाज करके, तो उसे वो मलना वो जो बिल्कुल होता है ना कि वो रगड़ने वाला वो नहीं करना। या फिर किसी जो बायर जो होते हैं वो आजकल ये भी है कि वो मालशी भी बहुत लोगों ने बिठाए होते हैं और वो कर रहे होते हैं, तो उनके पास नहीं, उनके हत्थे नहीं चढ़ना। बिल्कुल, उनके हत्थे आपने नहीं चढ़ना। आजकल बहुत सारे लोग प्याज का पानी भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा बताएंगे। जो आपने कहा कि जैसे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करते हैं तो कंघी भी करनी चाहिए, लेकिन वो भी बहुत एग्रेसिवली ना करें, गीले बालों में ना करें। उसके बाद प्याज का पानी, आंवला और सिकाकाई, इनका रोल भी थोड़ा सा मेंशन करें। इसमें देखिए नेचुरल, डेफिनेटली नेचुरल उसमें है चीज़, तो वो अफेक्ट होगी, और वो ये सदियों से रेमेडीज ये वाली हैं बालों के लिए, तो वो डेफिनेटली अफेक्ट तो कर रही होंगी। अगर आप मेडिकल उसमें आ जाएं कि अभी तक जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो
PRP, हेयर हाँ। PRP है कि आपका अपना ब्लड लेते हैं, उसको हम आपके दोबारा उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो होता है बेसिकली उसे निकाल के आपके दोबारा सर के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। लोगों को ये भी होता है कि इज़ दैट पेनफुल, तो ये पेनफुल उस तरह नहीं है कि वो जो लोग कहते हैं जी सर के अंदर टीके लगे हैं, वो टीके नहीं लग रहे होते, वो बेसिकली छोटी सी नीडल होती है, इतनी सी नीडल होती है और वो आपको हार्डली PRP के फील लिए भी नहीं डिज़ाइन की गई हाँ। नीडल है कि जो बहुत ज़्यादा फाइन है और वो आपको फील भी सम टाइम नहीं होता है कि वो ऑल्दो हम एनेस्थीसिया या नर्व ब्लॉक लगा देते हैं, नमिंग क्रीम लगा देते हैं, लेकिन सम टाइम वो भी लगाने की जरूरत नहीं होती, वो इतना फाइन नीडल होती है कि उसमें पेन नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने पूछा PRP तो चले, अगर इनके कोई थोड़े बहुत बाल रह गए हैं और बाल झड़े नहीं हैं ड्यू टू एनी डेफिशिएंसी या हार्मोनल इम्बैलेंस, और तो वो तो PRP से वापस आ जाएंगे, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि इनकी फैमिली में थी गंजपन है और वो चिकनी हो जाती है जगह, तो वहाँ पे हम हेयर ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन रह जाता है। बस वो हेयर अच्छा, अब ट्रांसप्लांट ये जब हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें, मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा इन डिटेल लोगों को पोस्ट केयर का बताएं, क्योंकि देखिए ना, एक जगह है वो खाली हुई है, वहाँ पे आपने हार्वेस्ट किया है ऑलमोस्ट, ना खेती लगाई है, तो उसके केयर भी करनी है, तो पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर की बात करिए। पोस्ट ट्रांसप्लांट में केयर तो सबसे पहले है कि अगर कोई स्मोकर है तो वो स्मोकिंग को कुछ दिनों के लिए क्विट करनी चाहिए, हमेशा के लिए। डेफिनेटली हमेशा। अब डॉक्टर्स तो कहते हैं कि हमेशा के लिए, लेकिन लोग उसके साथ कंप्लायंस नहीं है उनकी, तो कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट कर लें ताकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन में कोई ऐसा इफेक्ट ना आए। दूसरा ये कि जो मेडिसिन जो उस वीक के लिए दी जाती हैं, तो उन मेडिसिन को बड़ा एहतियात से और बड़ा बाकायदगी से लेना चाहिए, जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो मल्टीविटामिन्स हैं। थर्ड थिंग के जिस तरह वो नॉर्मल रूटीन अक्सर लोगों को देखा है ट्रांसप्लांट के, जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस बताई होती हैं वो नहीं फॉलो कर रहे होते, तो उन्हें वो फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि 1-2 दिन जो उन्हें हम कहते हैं कि घर में रहें, बिल्कुल सीधा बैठना है, उस तरह झुक के कोई काम नहीं करना, कोई ज़ोर वाला काम नहीं करना, क्योंकि उसमें कोई स्टिच, कोई कट टांका तो नहीं लगा होता, जस्ट बाल उधर हमने रखे होते हैं जिस तरह हार्वेस्ट किए होते हैं, तो उस तरह हमने किया होता है। तीसरा जो लोग बात कहते हैं कि हमने शावर लेना है, तो शावर नहीं, कप के साथ वो ले सकते हैं, लेकिन वो भी 3-4 दिन के बाद उन्हें करना चाहिए। तो वो अगर इंस्ट्रक्शंस ये फॉलो करें तो डेफिनेटली इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते। और ये जो पैच होता है, जो कहते हैं पैच लगाना, हाउ इज दैट डिफरेंट, वो थोड़ा बताएंगे? वो जो पैच सी देते हैं या क्या करते हैं उसको? पैच वैसे जो नॉर्मली पैच को कहते हैं वो तो विग को कहते हैं एक। हाँ नहीं, विग नहीं होती, वो कहते हैं कि आप ही के बालों का एक पैच बना के। अच्छा, वो जो FUT की शायद नहीं, FUT वाला भी नहीं, वो एक मेरा ख्याल है वो कुछ कहीं से बाल, FUT में तो हम पूरा का पूरा स्किन निकालते हैं ना, ट्रांसप्लांट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बालों का एक पैच बनाते हैं, मतलब सिंथेटिकली उसके ऊपर आप ही के बाल, मेरा ख्याल है जैसे वो करके फिर पेस्ट करते हैं या उसको स्टिच कर देते हैं। अच्छा, अभी वो पाकिस्तान में ऐसा जिस तरह की वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उस पर बायो फाइबर्स एक आजकल आया हुआ है, बायो फाइबर्स पे अभी रिसर्च हो रही है, अभी तक पूरी दुनिया में अभी तक उस तरह किया नहीं है, उसी जो कहते हैं ना प्रैक्टिस शुरू होगी हो उस तरह की, अभी तो रिसर्च प्रोसेस में वो चल रहा है कि जब तक वो कामयाब नहीं होता, अभी अगर वो आ रहा है तो हम एक प्रोसीजर करते हैं DHI से कहते हैं। ठीक है। DHI बेसिकली ये होता है कि आपका पेन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जिसके लिए आपको बाल शेव नहीं करना पड़ते, आपके जहाँ से बालों की थिकनेस कम हो रही है या फिर आप डेंसिटी जा रहे हैं तो उसके लिए आपको शेव नहीं करना पड़ता। इस तरह प्रोसीजर इतना ही है, 5-6-8 घंटे लगते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन आप कोई जज नहीं कोई कर सकता कि आपने कोई ट्रांसप्लांट भी करवाया हुआ है नहीं करवाया हुआ, बालों के अंदर ही उसी तरह लग जाएगा। तो बेसिकली अब आपको टर्की जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे पाकिस्तान में अपना हेयर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। अगर कोई और डेफिशिएंसी है तो अपने मल्टीविटामिन्स लीजिए और फिर साथ साथ आप ये करा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, जंग से मुजम्मिल हसन बात कर रहा हूँ। जी बताइए मैम। 40 साल एज है मेरी और बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं और खुश्की है बहुत और गिरना भी शुरू हो गए और गिरना भी शुरू हो गए। 40 साल आपकी उम्र है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो जवाब ज़रूर सुनिएगा। जी, तो इनको प्री मैच्योर ग्रेइंग की बात करते हैं, ये जो वक्त से पहले बाल जो है वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हार्श शैम्पूज, क्लोरीन वाला पानी, ये सब यूज़ होता ही है, तो इनको बताइए कि ये प्री मैच्योर ग्रेइंग के लिए क्या करें? इन्हें जिंक बेसिकली हम ज़्यादातर हम रिकमेंड करते हैं कि वो जिंक लें और वो नेचुरल चीज़ों पे आ जाएं, जैसे कि बालों में अगर वो कोई हार्श केमिकल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें ना वो यूज़ करें। अगर वो कर रहे हैं
बालों को कलर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डाई जब भी करेंगे तो वो डिस्कलरेशन शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त हमने एक रेमेडी बनाई हुई। यहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं हमारे, लीडिंग कुछ सर्जन्स हैं, कुछ डर्माटोलॉजिस्ट, उन्होंने मिल के एक रेमेडी बनाई हुई है कि लोग इससे बड़े तंग थे, बाज़ लोगों को तो रिएक्शन भी आ जाता है जो डाई जब भी करते हैं। तो उसके लिए है कि हेना जो नॉर्मल मेहंदी है, जो नेचुरल हो, वो पत्तों के साथ उसका वो पाउडर जो होता है वो लें और उसे 1 घंटे उसका पेस्ट बना के 1 घंटे के लिए बालों पे लगा दें। और दूसरे दिन एक इंडिगो लीव्स पाउडर आता है, बिल्कुल, तो वो आपको पंसार की दुकान से बड़ा इजीली मिल जाता है। तो उसको भी सेम जिस तरह हेना को लगाया है या मेहंदी को लगाया है, उसी तरह 1 घंटे के लिए उसका पेस्ट वो लगाएं, तो आपका जो इफेक्ट आएगा वो वही ब्लैक, डार्क जेट ब्लैक इफेक्ट आ जाएगा। और एक तो नेचुरल है, दूसरा उसका इस तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तीसरा जिस तरह वो डाई के साथ रिएक्शंस आते हैं वो नहीं होंगे, और जिनका प्री मैच्योर ग्रे है जो बाद में डाई के साथ मजीद बढ़ जाती है वो नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा इन्होंने रेमेडी बताई है। देखिए इसकी वाकई सिर्फ जो है नेचुरल रेमेडीज़ ही हैं। एक तो जिंक अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, और साथ जैसे उन्होंने कहा कि पहले मेहंदी लगाना है और बाद में इंडिगो लीव्स का जो है वो पेस्ट आप दूसरे दिन लगा सकते हैं। और उसी तरह प्री मैच्योर ग्रेइंग के लिए एक और चीज़ भी होती है जो ये चाइना रोज़ या जैसे हम हाइबिस्कस कहते हैं, उसके पत्तों का भी आप पेस्ट जो है वो लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्री मैच्योर ग्रेइंग में जो है वो बाकी हेल्प करती हैं। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो डॉक्टर साहब, आजकल बहुत हमने बात की कि ट्रांसप्लांट भी है और आपका PRP भी है, एक्सोसोम्स भी हैं अब मार्केट में। तो एक्सोसोम्स या ग्रोथ फैक्टर्स का जो रोल है और वो कितने सक्सेसफुल हैं या इट्स जस्ट अ फैंसी नेम, इसके ऊपर भी थोड़ा सा पहले तो अगर मैं 3 साल 4 साल पीछे चला जाऊँ तो उसमें हमने ट्रेनिंग भी ली कि स्टेम सेल्स एक नई चीज़ थी, और उसमें था कि वो जहाँ पे भी जिस हिस्से में इंजेक्ट करते हैं तो वो उस हिस्से को जवान कर देता है, उसकी रिजुविनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो लोगों ने क्या किया कि फेस के ऊपर, कुछ लोगों ने घुटनों में जिनको पेन होता था उन्होंने पहले PRP करते थे, अभी वो स्टेम सेल शुरू, लेकिन उसका एक प्रोसीजर जो स्टेम सेल लेने का था वो सर्जिकल प्रोसीजर था, तो लोग उसे अवॉइड करते थे। उसके बाद ये एक्सोसोम्स आ गए, तो एक्सोसोम्स ने एक बड़ा ड्रामेटिक जो इफेक्ट दिए, उनका भी सेम इसी तरह है, लेकिन वो बालों के लिए जिस तरह हम PRP कराते हैं, अगर उसके साथ एक्सोसोम्स का ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो वो अच्छा होता सेम उसी तरह हमने करना, प्रोसीजर सेम ही है, लेकिन ग्रोथ फैक्टर स्ट्रॉन्गर जी कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, वो सेम है। लेकिन एक्सोसोम्स अगर उनके साथ मिक्स कर दिए जाए PRP के साथ, और ग्रोथ फैक्टर डेफिनेटली आजकल तो सारी PRP के साथ ग्रोथ फैक्टर लगा रहे हैं, बायोटिन और ग्रोथ फैक्टर वाली इवन वायल्स जो हैं वो उसके अंदर बिल्ट ही नहीं आ रही है। तो एक्सोसोम्स का जो इफेक्ट है वो समझ लेंगे वो 3 गुना ज़्यादा उसे कर देगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह हेयर ग्रोथ के लिए थ्रेड्स भी और लेज़र्स का भी, स्पेशली लो लेज़र का भी यूज़ होता है। जहाँ पे लेज़र यूज़ हो रहा था हेयर ग्रोथ के लिए, वहाँ पे लेज़र हेयर रिमूवल के लिए भी यूज़ होता है। डिफरेंट किस्म की इंडिकेशंस हैं लेज़र की, लाइट की, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं बहुत सारे अदर लोगों के हाथों में, क्योंकि उनके पास एक लेज़र मशीन आ रही होती है और वो हर किसी के ऊपर वही लेज़र कर रहे होते हैं विदाउट चूजिंग द राइट कैंडिडेट एंड द राइट लेज़र। इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिए सो दैट पीपल स्टॉप गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय द रॉन्ग प्रैक्टिस अराउंड। उसमें लेज़र में हेयर रिमूवल की अगर बात की जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र्स आते हैं। कुछ लोगों के नॉर्मल जिसे बेबी हेयर्स कहते हैं उसके लिए लेज़र्स, उसकी डिफरेंट चॉइस है, वो आपका डर्मेटोलॉजी से डिसाइड कर सकता है। आप इसी तरह किसी भी जगह चले जाते हैं जहाँ पे इवन पार्लर्स वालों ने देखा है कि उन्होंने लेजर्स रखे हुए, लेकिन वो उसके एडवर्स इफेक्ट भी आ सकते हैं कि आपकी स्किन टाइप ही नहीं पता, और जो भी आपका स्किन जल सकती है, स्किन डिस्कलरेशन हो सकती है, हाइपरपिगमेंटेशन हो सकती है। और फिर वापस जरूर आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं? अदील अब्बास बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल, बताइए। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल था। जी पूछिए। मैंने 1 वीक पहले जो है अपना FUI जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। ठीक है। और डॉक्टर ने मुझे स्मोकिंग से स्ट्रिक्टली मना किया था। ऑलमोस्ट अ वीक एंड अ हाफ तो मैंने सरवाइव किया सिगरेट्स के बगैर। तो उसके बाद अब मुझे दोबारा शुरू करनी पड़ी क्योंकि मेरी वो एक हैबिट बनी हुई थी बुरी। आई एम सॉरी टू से बट हैबिट एक बुरी बनी हुई थी, नहीं छूट रही थी। ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि एक्चुअली ये सिगरेट का
एक्चुअली उसके ऊपर इफेक्ट क्या है, मतलब थोड़ा सा अगर मुझे डिटेल्स उसकी समझ लगे। बिल्कुल, सिगरेट के वही आप जवाब सुनिए, लेकिन सिगरेट का सिर्फ आपके बालों पे नहीं, आपकी पूरी स्किन और हर जगह का वो ऑक्सीजन बेसिकली बंद कर देता है, यही असर है। वो आपकी जो थैंक यू कैपिलरीज हैं उनको अफेक्ट करता है, आपकी जो ब्लड लेके जा रही होती हैं, ब्लड चूँकि ऑक्सीजन कैरियर होता है तो उसको वो लेके जा रही है, जो भी ऑक्सीजन लेके जाती है चीज़, उसको वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपके बालों पे आएगा। और अगर इनका कंसर्न है एक कि वो सिगरेट छूट नहीं रहे, तो निकोटीन पैच कुछ दिन ये इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट टार से तो बचा जा सके। निकोटीन पैच अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको वो सिगरेट की जो तलब हो रही है वो कम हो जाएगी, और टार जो आपकी ये जो दूसरी चीज आजकल ये पुड़िया सी रखते हैं, ये क्या होता है? ये भी निकोटीन का कोई फॉर्म होता है? कुछ इसी का कुछ इसी की चीज है। आप कोई भी और फॉर्म ऑफ निकोटीन का इस्तेमाल कर ले, लेकिन देखिए वो जो आप स्मोक जब करते हैं ना तो उसके अंदर जो टार होता है वो जाके आपकी रगों के अंदर बैठ जाएगा, वो उसको अक्लूड कर देगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो जो वूंड है, वो जो जख्म है वो कभी हील नहीं करेगा और आपकी उसको बालों को नशनुमा नहीं मिलेगी। तो या तो आप अपनी बुरी आदत छोड़ दें या फिर गंजे हो जाए, वन ऑफ देम। तो हम वापस आते हैं जो आप बात कर रहे थे लेजर्स के ऊपर से, दी उसको कंटिन्यू करिए कि गलत जगह से कराने से जो पिगमेंटेशन हो जाती है, जो जल सकता है, जल जाती है। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आए हैं कि जो इन्फेक्टेड वुंड के साथ इवन आ गए हैं कि जल गया था लेजर के साथ और बाद में वो कीलॉइड बन गया, उसके ऊपर वो पूरा निशान आ गया और वो उभरा हुआ निशान आ गया। तो लोग क्योंकि स्किन टाइप नहीं पता और हेयर टाइप नहीं पता कि ये बेबी हेयर्स थे, ये प्रॉपर हेयर्स थे या फिर ये इनग्रोन हेयर्स थे, तो उनके लिए सारों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र है जो हम लोग यूज़ करते हैं और करने भी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र चाहिए अकॉर्डिंगली जो भी उनकी स्किन टाइप है। अच्छा, एक जो बहुत ही हमारा नेशनल मसला बन चुका है वो है छाइयों का, क्योंकि हम सन में भी जाते हैं, सूरज में भी जाते हैं, फिर न्यूट्रिशनल भी डेफिशिएंसी होती है, हमारी खून की कमी होती है, तो हर किसी के यहाँ बड़े बड़े ब्राउन जो है ना पैचेस होते हैं, फिर उसके ऊपर वो मल के वाइटनिंग क्रीम्स के ना हर किस्म की वाइटनिंग क्रीम का लेप लगाते हैं, फिर वो बिगड़ी हुई हालत में हमारे पास आते हैं। इसका हल बताएं। बेसिकली पहले तो जो भी मार्केट में कॉस्मेटिक क्रीम्स आ रही हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो उसे FDA देखे, उसको अप्रूव करे, फिर क्योंकि उसमें मरकरी होती है जो कि समझ ले कि स्किन वक्ती तौर पे तो वो उसका वो ऊपर से उतार देगी, स्किन पीलिंग कर देगी, लेकिन बाद में वो उसका सत्यानाश कर देती है और वो फिर रिवर्सेबल नहीं होता। वो इतना मतलब 10-10 साल लोग इसके चीज़ साथ भुगतते हैं। दूसरी ये कि मैं अपने पेशेंट को अक्सर कहता हूँ कि कुछ भी ना करें, सिंपल सन ब्लॉक लगा लें तो वो उससे काम आपका चल जाएगा कि मज़ीद जो आपकी छाइयाँ हैं वो मज़ीद नहीं बढ़ेंगी, मज़ीद डार्क नहीं होंगी और थोड़ी बहुत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड अप होना शुरू होगी। उसके लिए वैसे हम जो देते हैं वो विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं। हम डायरेक्ट नहीं कहते आप कि वाइटनिंग क्रीमों की तरफ जाएं, जो उसका ट्रीटमेंट है बेसिकली उसकी तरफ जाना चाहिए कि स्लो ट्रीटमेंट है इसका। अगर कोई एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि फौरी तौर पे ठीक हो जाएगा तो फौरी तौर पे नहीं, लेकिन स्लो ट्रीटमेंट है। विटामिन सी हम देते हैं, ओरली भी देते हैं और उसको एक्चुअली डॉक्टर साहब ये क्वेश्चन पूछने का मेरा एक मकसद था कि एक तो वाइटनिंग क्रीम्स को हम बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं कि आपने वो वाली वाइटनिंग क्रीम्स नहीं यूज़ करनी जिसमें मर्क्यूरी या स्टीरॉइड्स हो, बल्कि आप जाइए लाइटनिंग एजेंट्स जैसे विटामिन सी, कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन वगैरह की तरफ तो ठीक है। केमिकल पीलिंग या पीको लेजर्स भी ठीक हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आजकल वाइटनिंग इंजेक्शंस की तरफ आ गए हैं और वाइटनिंग इंजेक्शंस को भी अब्यूज़ करने लगे हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि वो एक्चुअली अपने अंदर क्या डाल रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रूर रोशनी डालें बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा अब्यूज़ हो गया है हमारे माशरे में। बेसिकली वाइटनिंग इंजेक्शन पहले तो अगर आप अपने प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं तो वो आपका प्रॉपर वेट करते हैं, आपकी स्किन टाइप देखते हैं और आपका देखते हैं कि कितना आपकी टैनिंग है और टैनिंग आया कि ये सन की वजह से है नहीं जी। और फिर कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं गोरा होने पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सारा शेर अफजल बात कर रही हूँ, एडवोकेट सारा शेर अफजल। जी बताइए। जी डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना था कि जो फॉरेन कंट्रीज से जो पेशेंट जो हैं वो डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं या मतलब उनके क्लिनिक पे आना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा? दूसरा, डॉक्टर साहब क्या क्या सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और कॉस्मेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से?
ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहिबा। उन्होंने बहुत ही पॉलिटिकल सा सवाल पूछा है कि मेडिकल टूरिज्म का सवाल है कि अगर कोई बाहर से आकर आपसे करवाना चाहे तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली सस्ते में और अच्छे में उनको मैसर हो सकती हैं, वो बता दीजिए। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इस पर हम काम भी कर रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म बेसिकली ये है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स जितने अल्हम्दुलिल्लाह सारे वर्ल्ड में लीडिंग एक पोजीशन रखते हैं और इवन यूएसए में या यूके में हमारा फ्रीक्वेंट जब भी जाते हैं तो पीपल नो पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द फिजिशियंस, कि वो कहते हैं हाँ हमारा वो फिजिशियन पाकिस्तानी है तो इसलिए हम पाकिस्तान को पता है। हमारे तो प्रेसिडेंट भी डॉक्टर है। हमारे लिए इसलिए वो प्राउड मोमेंट होता है वो कि लोग जब भी हमें कहते हैं कि हम पाकिस्तान को डॉक्टर की वजह से जान रहे हैं। दूसरी बात ये कि किस तरह ये आएंगे और ये क्या मैकेनिज्म होगा। तो मेडिकल टूरिज्म का एक तो जो से हम प्रमोट करें वो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी उससे बेहतर हो सकती है जब भी लोग यहाँ पे आएंगे। ऑब्वियसली वो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लेंगे और पूरी वर्ल्ड से हमारे पास सस्ता ट्रीटमेंट है और सस्ता भी, इफेक्टिव भी और वेल इक्विप्ड भी हैं हम लोग। ठीक है। और जो लोग आके करवाना चाहते हैं हमारे साथ काफ़ी सारी एम्बेसीज का साथ हमारे कनेक्शंस होते हैं जो अपना ट्रांसलेटर साथ भेजते हैं हमारे पास और वो आके ट्रीटमेंट करवाते हैं। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो डेफिनेटली हमारे क्लिनिक का एड्रेस है उस पर वो लेके वो आ सकते हैं। और जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, सर्विसेज में हम हेयर ट्रांसप्लांट, PRP, लेज़र्स की सारी फैसिलिटीज हैं, केमिकल पील्स हैं। ठीक है, एक कॉलर की तरफ आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? बिलाल आफाबाद से। जी बिलाल साहब बताइए। मेरे सर में खुश्की बहुत है। ओके, बहुत सोचते तो नहीं आप? हाँ सोचता तो ज्यादा हूँ लेकिन खुश्की बहुत ज्यादा। और उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 36 साल। 36 साल। और आपको डायबिटीज वगैरह कोई है? नहीं, शुगर भी नहीं है, टेस्ट दिख रहा है, शुगर भी नहीं है। चले कुछ और नहीं, चलिए आप जवाब ज़रूर सुनिएगा। डैंड्रफ है, बहुत कॉमन हमारे यहाँ इशू है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है हमारे अभी इस वक्त एनवायरनमेंट में भी ड्राइनेस है, तो डैंड्रफ आपके बालों में भी होगी और आपकी स्किन के ऊपर भी काफ़ी ड्राइनेस है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले तो देखना ये है कि उनको वो पैचेस आ रहे हैं नहीं है। अगर तो वो पैचेस हैं या फिर बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें देखना होगा कि फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। अक्सर हम ख़वातीन में अक्सर ये होता है कि वो डैम्प जो उनके नहा के जब भी आती हैं और ऊपर तौलिया वो बांध लिया और वो खुश्क ना बाल की और उधर ही उन्हें बांध दिया तो उसकी वजह से नमी होती है और उसकी वजह से वो डैंड्रफ। दूसरा ये सर्दियों में जो लोगों को होता है कि सिकरी आ रही है या उसकी तो वो ड्राइनेस की वजह से होती है। उसके लिए हमें पहले तो डिहाइड्रेशन अपनी ओवरकम करनी चाहिए, पानी पिएं, जूसेस पिएं, कावा बार बार पिएं। और दूसरा ये कि टॉपिकल लगाने के लिए वीक में 1-2 दफ़ा आप ऑयलिंग भी करें तो उससे काफ़ी सारी बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल, आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं या हीटर से दूर रहें और हीटर अगर हो भी तो पतीला उसके ऊपर पानी का रख लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भांप हो, क्योंकि आजकल वैसे भी ये दिसंबर है पर भीगा नहीं है, बारिश नहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है। दूसरे नंबर पर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अगर तो किसी किस्म की भी इन्फेक्शन है फंगल तो आप एंटी फंगल जो होता है कीटोक्विनोज़ोल, मिकोनाज़ोल वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, ओरल खाने के लिए भी होता है, पर ये आपका सिर्फ जो डॉक्टर है वो आपको डायग्नोस करके बता सकते हैं। क्रीम्स में आप सेरामाइड्स हो गई, विटामिन ई होगी, यूरिया बेस्ड क्रीम्स जो हैं अपने हाथों पैरों पे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और बहुत हार्श केमिकल्स से आपने हाथ पैर नहीं धोने जिससे ड्राइंग होती है। अच्छा डॉक्टर साहब अब हम आते हैं दूसरी बहुत कॉमन चीज़ पे जो हमारे फेस के ऊपर एजिंग आ जाती है और वो प्री मैच्योर एजिंग होती है। मतलब एक तो होता है ना वक्त के साथ एज होना, एक होता है वक्त से पहले सन की वजह से और स्ट्रेस की वजह से, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा डल हो गया कम्प्लेक्शन, ड्राइंग हो गई, रिंकल्स हो गए। इसके लिए कौन से मोडालिटीज़ हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं? सबसे पहले एजिंग के लिए हम लेज़र्स से स्टार्ट करते हैं, उसमें बाद में फिर हम देखते हैं कि केमिकल पील्स उसके लिए ऑप्शन होता है, फेस PRP, माइक्रो नीडलिंग आजकल बड़ी ज़्यादा लोग करवा रहे हैं। माइक्रो नीडलिंग मैं ख़ुद भी अगर बाकी प्रोसीजर्स से अगर मुझे कंपेयर करें तो मैं खुद सबसे ज़्यादा मुझे पसंद, डाउन टाइम भी नहीं होता। और अच्छा जी कॉलर ले लेते हैं पहले, उसके बाद आते हैं वापस। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? आप अपना टीवी बंद करिए और फिर कॉल कीजिए और बताइए कौन बोल रही हैं, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप प्लीज टीवी ऑफ करके बात कीजिए क्योंकि वरना ये ओवरलैप होता रहेगा और आपकी आवाज नहीं आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, बताइए। जी मैं मिसेस हैदर बात कर रही हूँ, शोरकोट कैंट से। जी पूछिए, क्या पूछेंगे आप?
मैंने ये पूछना है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल गंजे हैं, उनके बाल उतर गए हैं सारे ही। अच्छा। तो मैं क्या करूं? आपकी उनकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपके हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड माशाल्लाह अल्लाह जिंदगी के 40 साल के हैं। 40 साल के। और ये शुरू से गंजे थे या आपकी बातें सुन सुन के गंजे हो गए? ऐसे लाइट मोड में बोल रही हूँ, अभी जरूर इसका आंसर करते हैं जी। ऑप्शन क्या है आपकी? एक्चुअली कॉल लगता है ड्रॉप हो गई। एक तो जितनी भी बीवियां हैं उनको देखें ना, आप गंजा मियाँ हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट एक और भी है ना, इनसिक्योर भी हो जाती है ना कि अगर मियां ट्रांसप्लांट खुद से करवा के आ जाए तो हाँ, तो उस पे भी होता है। नहीं, लेकिन आप बताइए भाई, इनको अपने गंजे मियाँ को या तो गंजी रख लें, वो आपके साथ ही रहेंगे, या उनके बाल लगा ले ताकि हर फिर आपको मजीद टेंशन के वो हो जाएंगे। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट इनका भी मुझे लगता है 40 साल के हैं तो ऑब्वियसली वो हेयर ट्रांसप्लांट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस की बात कर ले ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन खूबसूरत नज़ारा देख सके। तो बेसिकली एक्सपेंस वेरी करता है कि हम किस टाइप का हेयर ट्रांसप्लांट करें। अगर हम माइक्रो इम्प्लांट या DHI कर रहे हैं तो वो तकरीबन 250 तक भी जाता है, और अगर सिंपल FUE की बात करें तो वो 70, 80, 90,000। अच्छा, मतलब 70-80,000 में आपका पूरा का पूरा हो जाता है आपको कहीं, क्योंकि जब पहले बाहर जाया जाता था तो वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव पड़ जाता था, जाना आना रहना। और वो वन टाइम काफी होता है या हेयर ट्रांसप्लांट में आपको सेशन या रेपिटेशन करना होता है? अगर तो बहुत ज्यादा एरिया अभी इफेक्ट ना हुआ हो तो वन टाइम में हो जाता है वो, उसमें हमें दूसरे सेशन की तरफ नहीं जाना पड़ता। अगर बहुत ज़्यादा एरिया है तो उसको फिर हमारी कोशिश होती है, क्योंकि हमने बाल थिक लगाने होते हैं और ये विदाउट एनी इंजरी करना होता है हमने, कि जहाँ से हम बाल ले रहे हैं तो वो जगह भी इफेक्ट ना हो। तो इसलिए फिर हम कोशिश होती है कि थिक लगाएं और वो हाफ ऑफ स्कैल्प जो है वो उसे हम कवर करें और हाफ बाद में नेक्स्ट सेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चले वो हो गया ना जिनके थोड़े बहुत यहाँ पे बाल होते हैं तो उनके निकाल के आप लोग यहाँ लगा लेते हैं, राइट? लेकिन कुछ लोग बेचारे पूरे के पूरे गंजे हो जाते हैं, तो क्या उनके जिस्म के बालों को भी लगाया जा सकता है? जी एग्जैक्टली, ये बता दीजिए। लेकिन अभी हम करे बियर्ड के बाल लेते हैं, क्राउन में जब भी हमें यूज़ पड़ता है तो हम बियर्ड के बाल लेते हैं। सम टाइम तो हमने डोनर जो है वो अगर चेस्ट हेयर्स हैं, अगर थिक चेस्ट हेयर्स हैं तो उससे भी हम डोनर ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन आइडियल ऑब्वियसली आइडियल जो है वो सर के बाल ही हैं, उसको वो हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर के बाल होते हैं जो झड़ जाते हैं, बाकी सारे जो है वो आते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, मतलब आपकी एक तो होता है ना कि जेनेटिक हो गया, एक आपके हार्मोन लेवल की वजह से भी बहुत ज़्यादा, स्पेशली इसलिए मर्दों में जो टेम्पोरल रिग्रेशन है कि यहाँ से बाल झड़ने लगते हैं और उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल फॉर एग्जांपल कम होता है, या औरतों में PCOS या PCOD या हार्मोन्स लेने की वजह से इम्बैलेंस होता है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कीजिए कि जो एंड्रोजेनिक है उसको किस तरह से हार्मोन लेवल से फिक्स किया जा सकता है? आजकल अभी हम हार्मोनल थेरेपी भी साथ दे रहे हैं। पहले लोग उसको रिलेक्टेंट थे, नहीं लेते थे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो ज़्यादा कम हो जाएगा और इस तरह की चीज़ें एक लोगों के अंदर मिथ थी। गूगल डॉक्टर जो है उसको ज़्यादा लोग लेते थे कि गूगल से सारी चीज़ें, क्योंकि गूगल से सारी चीज़ें वो देखते थे फिनेस्टराइड है भाई, नहीं इससे तो कुछ और साइड इफेक्ट्स होंगे तो हम नहीं लेंगे। तो आप बताइए उस पे फिर हम अभी आजकल वो दे रहे हैं, क्योंकि उस रिसर्च उस पे आई है कि उसका एज सच उस तरह इफेक्ट नहीं है। एक लिमिटेड डोज हमने देते हैं, वो हमने खुद सेट की होती है। फिर ओरल मोनोक्सिडिल नहीं था पाकिस्तान में, पहले अवेलेबल नहीं था, अभी पाकिस्तान में वो भी अवेलेबल है, तो वो भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। देन मोनोक्सिडिल स्प्रे है, कार्पेक्सिल स्प्रेज हैं, तो वो भी साथ हम देते हैं। तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बाल जलना जो है वो बंद हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ऊपर स्ट्रेस का रोल भी बताइए, इसलिए मैंने उन बेगम से भी पूछा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी तो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो हमें स्ट्रेस भी नहीं लेना, खुराक भी अच्छी करनी है, स्मोकिंग भी छोड़नी है और स्ट्रेस भी नहीं लेना। और एक और चीज़ जो बहुत सारे, एक तो आपने बताया ना कि बाल जैसे बांध लिए गीले तो वो गलत है डैंड्रफ के लिए। दूसरी चीज़ जो करते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे भी ना, लड़के भी जेल लगा रहे होते हैं, हर वक्त जेल का लगाना, या बहुत टाइट किस्म का बंडाना पहन लेना, या बहुत टाइट किस्म की ब्रेड्स बना लेना, ये भी बालों को किस तरह डैमेज करती है? देखिए, जो भी हम यूज़ करें, जेल्स यूज़ करें, वैक्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें केमिकल्स हैं, उसमें परफ्यूम भी होगा, उसमें होल्डिंग केमिकल्स भी होंगे और एक शाइन देने के लिए केमिकल्स होंगे, तो वो डेफिनेटली इतनी देर लगे रहेंगे जब तो वो बालों को अफेक्ट भी करेंगे, उनकी रूट्स को डैमेज भी करेंगे। और स्पेशली जो उनकी स्किन है, सर की जो स्किन है, उसमें इन्फ्लेमेशन, माइक्रो इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं कि वो नजर तो नहीं आ रही लेकिन उसमें डैमेज जरूर। तो आपने नेचुरल चीजों की तरफ जाना है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं?
मैं कासिम बोल रहा हूँ जी मानसेरा से। ये जो आपका तस्वीर पे है स्किन डिजीज जहाँ लिखा हुआ है, इस पे जो तीसरे किस्म की तस्वीर है, ये मेरे पोते को इस तरह की पाँव में और इस तरह के कोई दाने सफेद से बने हुए साइडों से सुर्ख हैं। ये इसी तस्वीर में तीसरे नंबर पे जो है, तीसरे नंबर की तस्वीर अभी अच्छा हमें तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन वैसे आप कह रहे हैं कि आपका पोता की उम्र क्या है? उम्र 1 साल से कम है, 11 महीने जी। 11 महीने के, और छोटे छोटे दाने हैं लाल रंग के, छोटे छोटे दाने पाँव में। कहीं फिरा था जी वो दुबई में, तो मेरे बेटे ने वो तस्वीरें दी थी। अभी आपका व्हाट्सएप नहीं, वरना मैं आपको भेज देता ना। अच्छा उसमें अच्छा उसमें खारिश भी होती है? उसको खारिश भी होती है जी, और पाँव में ये जो मैं अभी तस्वीर देख रहा था ना, मैं खुद मेडिकल से हूँ। अच्छा तो ये जो तीसरे नंबर पे आप लोग अच्छा देखिए, तस्वीर को तो देखना जरा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर खारिश हो रही है और पाँव पे है तो बाकी घर वालों में से भी किसी और को भी है? नहीं जी, नहीं जी, सिर्फ उस रिंग पता करें को बन रहा है, तो इसके लिए कोई ऑइंटमेंट, कोई एडवाइस वगैरह? अच्छा हाँ बिल्कुल बताते हैं, आप आंसर सुनिए। देखिए एक तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, स्केबीज भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बच्चा छोटा है, एलर्जी भी हो सकती है। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप भी इनको बता दीजिए कि ये छोटा बच्चा है, 11 महीने का बच्चा है, तो उसकी एग्जामिनेशन के बाद ही बताया जा सकता है। उसमें आप आंसर सुनिए। बेसिकली ये होता है कि अब जितनी भी स्किन डिजीज़ है, अक्सर हमें लोग अगर फ़ोन भी करके कहते हैं कि जी कि कोई दाना निकला हुआ है या फिर कोई रैश सी आ रही है, तो उसमें है कि जितनी भी स्किन डिजीज़ हैं वो तकरीबन सेम मिल, तो जब तक एग्जामिनेशन नहीं करेंगे या फिर उसकी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ले सकेंगे या उसकी वालदा से हिस्ट्री नहीं ले सकेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता कि इसको डायग्नोज करना, और जब तक डायग्नोज नहीं होगा तो उसका ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते। वैसे उन्होंने 11 महीने का है, तो बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अक्सर एटोपी होती है, दमे के साथ साथ ना उनकी स्किन के ऊपर इस तरह की ड्राइनेस और मार्क्स भी होने लगते हैं। आप अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, सूडो क्रीम होती है, विटामिन ई क्रीम्स होती है, उनको इस्तेमाल कीजिए। बच्चों में स्टीरॉइड जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अगर रिंग वगैरह बन रही हो और खारिश हो तो फिर वो फंगल इन्फेक्शन में के जुमरे में आता है और उसके लिए एंटी फंगल होते हैं। और अगर उसमें से पीप निकल रही हो या पीले रंग का कोई पस वगैरह हो तो वो बैक्टीरियल में आ जाता है और फिर उसके लिए एंटीबायोटिक्स होती है। लेकिन उसका प्रॉपर मुआयना करके देखना जो है वो बेहद ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात भी बताते हैं, सर के बालों का झड़ना का हमने बात की, अक्सर बाल तोड़ या बाल चर हो जाता है, दाढ़ी के बाल भी जो है वो हट जाते हैं, उसके लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उसकी भी बात कर लीजिए। पहले तो लोग अपने करीबी जो भी उनका बार्बर होता है उसके पास जाते हैं कि ये इसका कोई ट्रीटमेंट, तो वो क्या करता है कोई चीज़ जला के वो लगा देगा। और उसके बाद अक्सर लोग आते हैं कि उसमें वो ज़ख़म बना, ज़ख़म बनने के बाद वो इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्शन के साथ साथ फीवर, और उसके अंदर से पस भी बाज़ औक़ात आ रही होती है, और जब वो हील हो जाता है तो उसका स्कार बन जाता है। तो पहले तो ये होम रेमेडी उसके लिए नहीं, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट है। सम टाइम लोगों को ये भी होता है कि वो बग़ैर ट्रीटमेंट के ठीक हो गया, ठीक, लेकिन जब भी ट्रीटमेंट ऑप्शन में आए तो उसके लिए टॉपिकल क्रीम्स भी हैं, और हम बाज़ औक़ात उसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है उसके अंदर इंजेक्शन भी लगाते हैं जो उसकी वो, और बार बार आप लगवा लें 2-4 दफ़ा तो वो ठीक भी हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? कॉलर की जानिब। जी कौन बोल रहे हैं? मुझे लगता है वो कॉल करके उन्होंने साइड पर रख दिया। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एलोपेशिया एरियाटा की, वो तो हमने मुकम्मल कर ली। अब आते हैं जी पिंपल्स पे, दानों पे, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रेस जो हमारे पेशेंट्स को होता है वो रात के 2 बजे भी होता है कि दाना निकल आया है। तो ये जो दानों को मिसट्रीट करते हैं और ख़राब करते चले जाते हैं, उसको कैसे नहीं करना, और आइडियल ट्रीटमेंट फॉर दाने। अभी पहले तो हमने देखना है कि किस टाइप के हैं। बेसिकली अक्सर लड़कियां लड़के आते हैं कि तो लोग उन्हें कहते हैं ये जवानी के हैं, तो सारों में वो जवानी के नहीं होते बेसिकली। ठीक है, कुछ बुढ़ापे में भी जवानी आ जाती है। तो उसमें है कि जिस तरह नोडुलर सिस्टिक एक्ने है कि वो स्कार्स बना, अक्सर लोगों को देखा होगा कि पूरा मुंह उनका भरा हुआ होता है और वो खड्डे बने हुए हैं, उसमें वो मिसट्रीटेड पेशेंट होता है। हालांकि अगर वो ट्रीटमेंट करवाते तो उनका उसी वक्त ठीक हो जाता, जिनके मोटे मोटे दाने बनते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि पेन है, इसमें से पस भी आती है, और वो जब भी फटता है दाना तो घड़ा बना देता है, तो वो और टाइप के दाने हैं, तो उन्हें आप नोडुलर सिस्टिक एक्ने कहते हैं, और वो उन्हें उसी तरह ट्रीटमेंट उनका चाहिए जिस तरह बाकी बीमारियों के चाहिए। और जो जवानी वाले दाने हैं उनको बेहतर तो ये है कि आप जंक फूड ना खाएं, अपनी फूड हैबिट बेहतर करें, अपनी स्लीप हैबिट बेहतर करें, और डिहाइड्रेशन से अपने आप को
बचाएंगे, वाटर इनटेक अपना ज़्यादा बढ़ाएं। देखिए, आपने पानी बहुत पीना है और जंक फूड से दूर रहना है। अगर खूबसूरत दिखना है तो क्रीमों और कॉस्मेटिक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले सबसे ये गलत किस्म के जो खाने पीने और स्मोकिंग है, इसको आपने छोड़ना है। स्मोकिंग हर फॉर्म में छोड़नी है, चाहे वो पुड़िया में हो या उसके अंदर हो, जिसके अंदर भी करते हैं उसको आपने छोड़ना है, तभी आपके दाने ठीक हो सकते हैं। और अपनी सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना है। हमारे यहाँ हाइजीन की तो बहुत कमी है डॉक्टर साहब। देखिए, लोग कहते हैं शेर मुंह नहीं धोता, तो वो मुंह धोने का भी जो है ना, हालांकि 5 वक्त का वजू है पर मुंह नहीं धोते और रात को भी नहीं धोते, पूरे गर्दो गुबार से घूम के आ जाते हैं, पूरी हर तरह का डस्ट और डर्ट फेशियल के बाद भी नहीं धोते। तो मुंह धोने की जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर, चेहरा धोने की, वो भी बताइए। देखिए, हम जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो वो जो हमारा जो टाइम स्पेन है 6, 8, 10 घंटे जो भी, तो अगर आप मुंह नहीं धोएंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर तो वो आपका उन चीज़ों के साथ, वो जो चीज़ें आप बाहर से लेके गए हैं वो सारी उसके साथ चिपकी रहेंगी। दूसरा ये कि जब भी आप फेस वॉश करते हैं तो आपके मसाम खुल जाते हैं, ऑक्सीजन उन तक पहुंचती है, आपके जिस तरह बाकी बॉडी को आप रिलैक्स करते हैं इसी तरह आप अपने फेस को भी रिलैक्स कर देते हो। जो अर्ली एजिंग आपने पहले जिक्र किया था, अर्ली एजिंग भी जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है। अगर आप सिर्फ इतना कर लें कि रात सोते वक्त मुंह अच्छी तरह धो लें तो बहुत काफ़ी है। अच्छा, एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती कि लोग पार्लर्स में जाते हैं और फिर बहुत ही हार्श केमिकल्स से फेशियल कराते हैं। उसमें लोग बड़ी ही ख़राब किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स जो हर जगह पे यूज़ कर चुके होते हैं उसको यूज़ करके परमानेंट डैमेज कर देते हैं उनकी स्किन पे। स्पेशली शादियों से पहले दुल्हने और दूल्हा जो है वो इस चीज़ में से गुजरते हैं और फिर मज़ीद बिगाड़ लेते हैं अपनी स्किन को। इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिए ताकि लोग जो है एटलीस्ट इस चीज़ की तरफ ना जाए। लोग बेसिकली शॉर्टकट या इंस्टेंट चीज़ों पे जा रहे होते हैं और पार्लर वाले उन्हें हाई होप्स दे के अब ये केमिकल यूज़ कर रहे हैं, ब्लीचिंग जो करते हैं बहुत डेफिनेटली, तो ये करेंगे और फौरी, लेकिन वो वक्ती तौर पे शायद वो कर ले, लेकिन शादी से दूसरे तीसरे दिन वो एडवर्स होना शुरू हो जाएगा और लोग काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन के साथ आते हैं कि मुंह पे इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और वो डेफिनेटली ब्लीचिंग के साथ या केमिकल्स जो उन्होंने यूज़ किए हैं उसके साथ हो रही है। अगर मैं बात करूं कि फेशियल्स अगर उन्होंने करवाना ही है तो फिर हाइड्रा फेशियल, बिल्कुल मेडिकेटेड साफ सुथरी जगह पे और अच्छा फेशियल करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? कॉलर की वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर्स, मैं मोहम्मद वरीद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। आई थिंक यू जस्ट आंसर्ड माय क्वेश्चन। आई एम गेटिंग मैरिड इन 3 वीक्स, तो मैंने यही पता करना था कि क्विकेस्ट वे पॉसिबल फॉर मी टू First of all, congratulations, you're getting married. Secondly, there are no shortcuts in life. There is no quick way. So the best way, you have to listen to whatever we're going to tell you right now. Congratulations once again. So he can go for a hydra facial, Dr. Saab. A deep cleansing aqua facial is what is required by you. हाँ, तो फिर डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताते हैं कि हाइड्रा फेशियल में भी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपकी डीप सफाई सुथराई होती है, लेकिन किसी साफ सुथरी अच्छी मेडिकेटेड जगह से जब वो सफाई सुथराई कराई जाए तो आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे वो स्टेरिलाइज्ड होंगे, जो भी प्रोडक्ट्स यूज होंगे वो स्टैंडर्डाइज्ड होंगे और आपकी एक डीप क्लेंजिंग हो जाएगी। लेकिन आप थोड़ा सा इन सब लोगों को ये बताइए कि क्विक रिजल्ट्स या ये इंस्टेंट वाइटनिंग जो है वो अचीव नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही है, अब जो भी आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो वो बाद में एडवर्स इफेक्ट ही उसके आते हैं। लेकिन जिस तरह हाइड्रा फेशियल की मैं उस पर आपको सेकंड करूंगा कि जब हाइड्रा फेशियल करवाते हैं तो फिर डॉक्टर नहीं देखना होता है कि किस स्किन टाइप है और इसे केमिकल अगर पील चाहिए तो वो कौन सा केमिकल चाहिए, बहुत या हमने ऊपर इसके अगर एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करना है या फिर इन्हें रिकमेंड। देखिए हाइड्रा फेशियल बेसिकली डीप क्लेंजिंग है। अब डीप क्लेंजिंग के बाद जो भी आप चीज अप्लाई कर रहे होंगे, जो भी सीरम अप्लाई कर रहे हैं वो पेनिट्रेट करेगा। तो कौन सा बेस्ट सीरम इस स्किन के लिए चाहिए कि वो पेनिट्रेट, जैसे लोगों का होता है ओपन पोर्स हैं तो नाइसिनामाइड या फिर रेटिनोल्स हम अप्लाई करते हैं, लोगों ने सारी चीजें रखी होती हैं लेकिन उसके यूजेज का तरीका भी उन्हें पता होना चाहिए। खाली ऑर्डर करना इज नॉट बिग डील, लेकिन उसको यूज किस तरह करना है, वीक में कितनी दफा यूज करना है, कौन सी चीजें exactly, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। अब हमें नहीं पता कि इनकी ऑयली स्किन है तो फिर इनको टी ट्री ऑयल हम यूज कर सकते हैं, ये सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हैं, नायासिनामाइड यूज कर सकते हैं। अगर इनकी स्किन ऑयली नहीं है, ड्राई आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। आर्मी चीफ की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है। इसी मुलाकात के हवाले से हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे राना शहजाद। राना शहजाद, आगाह कीजिएगा, अहम मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से, क्या अपडेट्स हैं?
जी मुनाज़र, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की दौरे अमेरिका में जो मसरूफियात हैं, आज उसकी जो नई अपडेट मिली है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान आर्मी की खित्ते में क़याम अमन और इस्तेहकाम के हवाले से और ख़ास तौर पर दुनिया भर में क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज की जो खिदमात हैं उनको शानदार अल्फाज में सराहा। आर्मी चीफ ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दुनिया भर में क़याम अमन के लिए पुरअज़म है। इस हवाले से उन्होंने कश्मीर और गज़ा पर भी गुफ्तगू करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कहा कि कश्मीर में जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता उस वक्त तक जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर एक लॉन्ग लास्टिंग डिस्प्यूटेड इशू है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा को हल कराने के लिए अपनी कोशिशों को करना चाहिए और ये मसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर जो है मकबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत के हवाले से जो भारत ने गैर कानूनी इक़दामात की हैं वो भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को उस हवाले से ब्रीफ किया और इस मौके पर आर्मी चीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा को मसला कश्मीर के हाल के हवाले से जो है अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त भी की। जी बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम तफसीरन इस अहम मुलाकात के अहवाल से आगाह करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। हैं और घने भी हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए बहुत लोग ये डिसाइड करते हैं देख के डॉक्टर को खुद के भाई डॉक्टर अगर उसकी हर चीज़ परफेक्ट है तो फिर वो उनका ट्रीटमेंट भी उतना ही परफेक्ट होगा। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ ये जो मिसकॉन्सेप्ट है ना क्लियर स्किन का, आप ये बताइए कि रंगत कोई भी हो उससे रंग से फर्क नहीं पड़ता लेकिन स्किन क्लियर और ग्लोइंग होनी चाहिए। तो एक ग्लोइंग कम्प्लेक्शन के लिए मोस्ट आइडियल क्या चीज़ है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिंपल अच्छा सोता हूँ और अच्छा खाता हूँ बिकॉज फूड रिफ्लेक्ट ऑन द फेस। जो भी आप खा रहे होते हैं वो आपकी फेस पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा सबको कि बैलेंस डाइट रखें कि एक पोर्शन आप प्रोटीन्स, एक पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स, एक पोर्शन फाइबर, ज़्यादा फाइबर्स और ज़्यादा आप उस पर रहें और आप पानी या फिर जूसेस कोई भी लिक्विड जो है उनको इनकरेज करें वो अपनी डाइट में लें। दूसरा ये कि स्ट्रेस ना लें। बिल्कुल हर चीज़ जब भी आपको कोई भी कंडीशन आपके स्ट्रेस लेने से कोई भी चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती, तो स्ट्रेस ना लें। चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा वो सीरियस लेके सीरियस लें, सीरियस आप ले सकते हैं लेकिन वो उस तरह जैसा स्ट्रेस की हद तक परेशान नहीं होना उसमें। बालों पे क्या लगाते हैं आप? क्या आपके बाल सेट रहे हैं ऐसे? बालों पे क्या लगाते हैं आजकल अगर बात करें तो डेफिनेटली मोनोक्सिडिल यूज़ करते हैं, कार्पेक्सिल यूज़ करते हैं या PRP। ज़ाहिर है मेरा अपना क्लिनिक है इस्लामाबाद में तो मैं PRP। चले आप PRP करते रहते हैं, खुद को टीके लगाते हैं जी, अगलों को नहीं लगाते। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, अहमद कोयटा से। जी बताइए अहमद साहब। मैम हमारा आनी का जो चेहरे है ना जी, इसका बिल्कुल ये ललदाने हो गया 10 दिन से। 10 दिन से? आपकी आवाज़ ख़त्म हो गई है। मावादारी में जी जी, आप बोल रहे हैं 10 दिन से दाने हो रहे हैं, चेहरे पे हो रहे हैं? बिल्कुल चेहरे पे हो रही है, खारिश भी हो रही है हमारा चेहरे। अच्छा, खारिश भी हो रही है, सिर्फ चेहरे पे और भी कहीं पे है? नहीं नहीं, सिर्फ चेहरे पे। ओके, आपको डायबिटीज वगैरह है? नहीं, ज़्यादती शुगर है? शुगर नहीं, शुगर नहीं है। कोई चीज आपने लगाई हो, कहीं गए हो बहुत ज्यादा उसके सामने हीटर के सामने बैठे हो या कोई चीज ऐसी तो नहीं लगाई थी चेहरे पे?
नहीं कुछ भी डॉक्टर के पास जाता ना। जी जी। अच्छा, इनकी आवाज अनफॉर्चुनेटली कटे जा रही है। अब ये नहीं पता कि ये हजाम के पास गए थे, किसके पास गए थे, जिसके बाद इनको दाने शुरू हो गए, जिससे कि होता है कि आपको वो जब भी ब्लेड इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ भी आपको वो बिल्कुल एलर्जिक रिएक्शन आ जाता है, या हाँ, फिर कोई ऐसी चीज कोई यूज कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा बाहर गए हो, कोई सोप किसी जगह पड़ा हो, वो उन्होंने यूज किया हो, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली के हाइपर सेंसिटिव स्किन होगी या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया होगा जिसकी वजह से इन्हें सारी चीजें। बिल्कुल, आप देखिए कि कोई तौलिया तो इस्तेमाल नहीं किया, किसी का रेजर तो यूज नहीं हुआ, जहां पे भी गए हैं या तो कोई चीज लगाई है, कोई खाई है या कोई शुआएं मिली हैं, तो एलर्जिक रिएक्शन अगर है तो आप एंटीहिस्टामिन ले सकते हैं। और माइल्ड स्टेरॉइड वाली क्रीम होती है, बहुत ही माइल्ड, 2-4 दिन यूज करेंगे तो उससे ठीक हो जाएंगे। और अगर वो नहीं है, फंगल इन्फेक्शन है जिससे कि खारिश ऐसी हो रही है, वाइट है, फैल रहा है, तो उसके लिए एंटी फंगल जो है वो यूज कर सकते हैं। आइडियल स्किन केयर की हम बात कर रहे थे और आपने खाने पीने में बैलेंस डाइट की बात की, उसमें एक्सरसाइज के रोल का भी थोड़ा सा बहुत स्ट्रेस है कि बहुत रोल है कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिले उतना ज्यादा तंदुरुस्त रहता है, उसके ऊपर भी थोड़ी बात कीजिए। एक्सरसाइज उसमें थोड़ा सा मैं रोशनी डालूंगा इस चीज़ पे कि जो आपका स्वेट है वो सबसे बेहतरीन आपका सीरम है, आपका स्किन की सीरम है। तो इसलिए लोग अगर बाहर जाते हैं, इवन यहाँ पर इस्लामाबाद में भी, कि लोग वर्कआउट करते हैं और दूसरा वो सोना, स्टीम, इस तरह की चीज़ें भी लेते हैं ताकि वो स्वेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। और एक्सरसाइज की बात करें तो जाहिर है आपका जब कैलोरीज बर्न होंगी, आपका जो एक्स्ट्रा जो आपकी अब मैं कह सकता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बर्न होंगे, आप उस तरह वेट नहीं गेन कर रहे होंगे, आपका मस्कुलर साइज बेहतर होगा, तो आपकी स्किन ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और उसको वो ग्लो भी डेफिनेटली करेगी, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वैसे ही फ्रेश हैं, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो गया है, तो उसकी वजह से आपका जो स्किन है वो ग्लो करेगी। तो बिल्कुल आपकी सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाएगी, खूब सारा खून भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगी, नशो नुमा भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद गुलाम बादशाह, आज हमारे साथ मौजूद थे। एस्थेटिक फिजिशियन है, हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। उन्होंने भी बताया और आपने भी यही करना है कि एक रात की नींद पूरी लेनी है, खूब सारा पानी पीना है, खूब सारा रिहाइड्रेटेड होना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, अच्छी चीज़ें सोचनी है, अच्छी चीज़ें ही बोलनी है, तो आपकी स्किन भी, आपके बाल भी सारे के सारे जो है वो हसीन और जमील हो जाएंगे और आप भी बहुत ही खूबसूरत फील करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक खूबसूरत से हफ्ते के बाद। देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।